हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताया जाने वाला हिस्ट्री कोर 11 के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों इसके पहले आपको हिस्ट्री कोर 11, 12 और डीएससी 1 के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए गए हैं और कुछ क्वेश्चन था जो कोर 11 के छूट गए थे, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सिलेबस में चाहे वो बीबीएमक्यू का हो, बीबीयू का हो, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए कि आखिर आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग आज़ादी के पहले की बात करें तो क्या जैसे आज़ादी के पहले शिक्षा विभाग था, क्या वैसा ही है अभी? शिक्षा का कंडीशन क्या अभी अभी भी वैसा ही है कि कुछ सुधरा है? ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ सुधरा जरूर है, लेकिन अभी भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है काफ़ी क्या चाहिए, सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि पिछले बार जो है क्या किया गया, मतलब हर बार सिलेबस चेंज किया गया। ठीक है, अब चेंज किया एनईपी के तहत जो है हर शिक्षा का सिलेबस जो चेंज कर दिया। ठीक है, जिससे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है, हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है ना। तो मतलब वो इसको समझने के लिए कुछ दिन को ज़रूरत है, लेकिन ये सब चीज़ में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, ताकि हमारा शिक्षा जो है ना वो क्या रहे, विस्तृत रूप से हम लोग को मिले। ठीक है, हम लोग का ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई के तौर पर ही हम लोग को बस वही शिक्षा मिले। ठीक है, हर शिक्षा दिया जाएगा। जैसे अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार के लिए भी शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको हिंदी भी जरूरी है, तो हर चीज़ आपके लिए देख करके जो है ना आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए कि आज़ादी के बाद जो है जिस प्रकार से भारत में शिक्षा का विकास हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है, निबंध लिखना है कि किस प्रकार से भारत में जो है क्या हो रहा है, शिक्षा के प्रति विकास हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास, ये टॉपिक बनाना है हम लोग। ठीक है, कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो देखिए बताया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, अद्यापि देशी शिक्षण संरचनाएं भी विद्यमान थी, किंतु एक बड़ी संख्या में जनता अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो रही थी। देखिए अगर बात करें ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक है, तो ब्रिटिश शासनकाल में जो है ना शिक्षा का शुरुआत हो चुका था, है ना, मतलब लोग पढ़ने लिखने के लिए लग गए थे। ठीक है, अगर उसके पहले की भी बात करें ना तो उसके पहले भी भारत में जो है ना शिक्षा विभाग था। गुरुकुल में जाकर के लोग पढ़ते थे, गुरुओं के पास जाकर के पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, है ना। उसके बाद बहुत तरह का स्कूल खोला गया। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना अगर हम लोग ब्रिटिश शासनकाल की तरफ से देखें तो उस समय भी पढ़ाई का दौर चालू था। ठीक है, और उसके बाद जो है आज़ादी के बाद जो है इसका कंडीशन जो है सुधरता गया। ठीक है, और अगर अभी बात करें आज़ादी के बाद का, ठीक है, तो अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि लोगों में जो है ना अंग्रेजी पढ़ने का ड्रीम बढ़ता गया। ठीक है, लोग जो है अंग्रेजी की तरफ आकर्षित होते गए और इंग्लिश पढ़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक होने लगे। ठीक है, बताया जाता है कि शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। इस काल में 1801 ईस्वी के चार्टर अधिनियम, मैकले प्रस्ताव, 1854 ईस्वी के उडमोसित पत्र, 1882 ईस्वी के इंटर आयोग, ठीक है, मतलब ये सब आयोग के सिफारिश के आधार पे जो है ना क्या किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार किए गए। ठीक है, ये सब आयोग आपको याद रखना है कि 1801 ईस्वी में कौन सा था, चार्टर अधिनियम था, मैकले का प्रस्ताव था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बताया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हेतु आवश्यक कदम उठाए गए, कि आज़ादी के बाद भी क्या किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया, कदम उठाए गए। ठीक है, इस काल में 1947 में 1966 ईस्वी तक, ठीक है, शिक्षा के विकास से संबंधित निम्नलिखित प्रयास उल्लेखनीय है। ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि इस काल में जो है शिक्षा का विकास का जो है ना आधुनिकीकरण के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे शिक्षा का विकास हुआ। ठीक है, और देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आपका कोर 11 वालों के लिए है, ठीक है, जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है सेमेस्टर 5 का। ठीक है, और ये बीबीएमक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीबीओ के सिलेबस में ये चीज़ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बीबीएमक्यू के लिए की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे चाहिए कि आपको वीडियोज़ को फैलाना है, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, जो भी आपके बीबीएमक्यू के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उसको वहाँ तक जो है ना आपको वीडियोस को फैलाना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आप और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे, क्योंकि देखिए कोर 11 बस अलग है आपका बीबीएमक्यू का, ठीक है, बाकी
बीबीयू का और बीबीएमक्यू का कोर 12, डीएससी 1, डीएससी 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वो सब सारे क्वेश्चन आप लोग एक साथ जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको अलग कर दे रहा हूँ, बीबीयू का अलग कोर 11 का करा दे रहा हूँ, ठीक है, और बीबीएमक्यू का अलग करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बताया गया है कि कृष्ण आयोग, ठीक है, देखिए सुधार के लिए जो है ना क्या किया गया, शिक्षा के विकास और मतलब शिक्षा के विकास के लिए जो है निम्नलिखित कदम उठाया गया था, ठीक है। जिसमें से पहला क्या था, रामकृष्ण आयोग, ठीक है, जिसमें से पहला था रामकृष्ण आयोग 1949 में, ठीक है। 1949 में जो ये बनाया गया उसमें क्या बताया गया, ठीक है। तो बताया जाता है कि सन 1948 में भारत सरकार के द्वारा सर राधाकृष्णन के सभापतित्व में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किया गया, ठीक है। बताया जाता है कि सन 1948 में क्या किया गया कि भारत सरकार के द्वारा राधाकृष्णन के सभापतित्व में जो है ना एक विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया गया, नियुक्ति किया गया, ठीक है। और इसके ऊपरी मतलब इसके ऊपर जो है ना गहरी क्या किया गया, अध्ययन किया गया, ठीक है, विचार विमर्श किया गया कि ये ठीक है कि नहीं, मतलब बात विचार किया गया इसके ऊपर। और इसके बाद जो है बात विचार करने के बाद जो है कुछ सिफारिश प्रस्तुत किया गया ये आयोग में, ठीक है, रामकृष्ण आयोग में, ठीक है। क्या क्या सिफारिश थे, देखिए बताया जाता है। पहला था कि शिक्षा के प्रगति हेतु अधिक धनराशि का प्रबंध किया जाए, ठीक है, कि शिक्षा के प्रगति के लिए, शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए जितना भी पैसा का जरूरत पड़े, ठीक है, उसका क्या किया जाए, प्रबंधन किया जाए, ठीक है। दूसरा है कि छात्रवृत्तियों के लिए धनराशि की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो विद्यार्थी पैसे दे के पढ़ने में सक्षम नहीं है, या तो कहीं आप उसका ज़्यादा फी लग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा, ठीक है। छात्रवृत्ति के मात्रा में बढ़ाया जाए, ठीक है। जो पैसा अभी आपको 1000 रुपये मिल रहा है तो उसमें से बढ़ोतरी करके कम से कम 15-2000 रुपये किया जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तीसरा में बताया गया कि कॉलेजों में 1000 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। और देखिए शिक्षा के लिए बताया गया है, शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए कि कॉलेज में अगर 1000 विद्यार्थी हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको स्टूडेंट को लेना नहीं है, क्योंकि अगर 1000 से ज़्यादा आप स्टूडेंट को लीजिएगा फिर पढ़ाई ढंग से होता नहीं है। पांचवा बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में संघीय भाषा मातृभाषा नहीं है वहाँ संघीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है। मतलब बताया गया है कि जिस क्षेत्र में जो है ना वहाँ का संघीय भाषा, वहाँ का भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, ठीक है, वहाँ का क्या करना चाहिए, शिक्षा, वो भाषा को जो है वहाँ पे शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, ठीक है, वही भाषा को वहाँ पे बताया जाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ बताया गया है छठा में कि शैक्षणिक स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी को शीघ्र ना हटाए जाने की मांग की गई, ठीक है। शैक्षणिक स्तरों से मतलब जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, वहाँ से अंग्रेजी को ना डायरेक्टली हटाने का मांग नहीं किया गया, ठीक है, कि अगर डायरेक्टली हटा दिया जाएगा ना कुछ चीज़, ठीक है, तो उससे जो है ना स्टूडेंटों के माइंड पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसको डायरेक्टली हटाना नहीं है। और आयोग ने इस हेतु कोई अवधि निश्चित नहीं की है, ठीक है। और आयोग जो है, रामकृष्ण आयोग जो है, इसके प्रति जो है ना कोई मतलब निश्चित समय नहीं किया है, नियुक्त नहीं किया है कि इस समय में जो है अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा पूर्णतः से, ठीक है। जब उसका मन करे कि हाँ अंग्रेजी को हटाया जाना चाहिए उस समय अंग्रेजी को हटाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें ब्रिटिश कालीन था ना, ब्रिटिश कालीन में जिसमें पढ़ाई स्टार्ट हुआ था उस समय लोग जो है ना ज़्यादा अंग्रेजी की तरफ आकर्षित हो रहे थे, ठीक है। इसलिए जो है ना अंग्रेजी के वर्चस्व को खत्म करने के लिए जो है ये आयोग लाया गया था और बताया गया था कि अंग्रेजी को अचानक से ख़त्म नहीं कर देना है, ठीक है। जब लगेगा कि इसको ख़त्म करना चाहिए तो लोग ख़त्म कर देंगे, ये जो आयोग है उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये जो है रामकृष्ण आयोग के सिफारिशें थी, ठीक है, जो इसमें से बताया गया शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए। आगे दूसरा जो है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया, ठीक है, कब, सन 1936 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया गया, ठीक है। मीन्स बताया जाता है कि 1936 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत जो है क्या किया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना किया जाता है, ठीक है। बताया जाता है कि आयोग का गठन जो है, संगठन जो है ना, वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 9 सदस्य केंद्रीय सरकार मनोनीत करती है, ठीक है। मतलब इसको जो है कौन गठित करता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 9 सदस्य केंद्रीय सरकार जो है ना इसको चुनती है, ठीक है। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। यहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और बताया जाता है कि आयोग के अध्यक्ष को भी केंद्रीय सरकार ही मनोनीत करती है। और आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ये जो आयोग था, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका भी जो अध्यक्ष का चुनाव करती है वो कौन करती है, केंद्रीय सरकार ही चुनती है उसको, ठीक है। आगे बताया गया है आयोग के दायित्व कि आखिर ये जो आयोग बनाया गया है, ठीक है, उसका क्या क्या दायित्व है, क्या क्या कार्य है। तो आयोग के निम्नलिखित, देखिए बताया गया है कि आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। पहला कर्तव्य आपका है उसका है कि भारतीय विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं से विचार विमर्श के उपरांत शिक्षा स्तर को उच्च बनाने का प्रयत्न करें, ठीक है। मतलब बताया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं से विचार विमर्श करके, मतलब बात विचार करके जो है ना शिक्षा स्तर को जो है ना और ऊँचा
बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ठीक है, मतलब शिक्षा के स्तर को डेवलपमेंट करने का विकास किया जाए, ठीक है। दूसरा में बताया गया कि विश्वविद्यालयों में पठन पाठन परीक्षाओं एवं अनुसाधन पर जोर दिया जाए, ठीक है, मतलब बताया गया है कि विश्वविद्यालय में, ठीक है, विश्वविद्यालय में जो है ना पढ़ने पे जोर दिया जाए, ठीक है, उसके साथ साथ एग्जाम में भी जोर दिया जाए, ठीक है, एग्जाम भी समय समय पे लिया जाए। अगर मान लीजिए अगर लोग पढ़ता है, ठीक है, और अगर एग्जाम का फैसिलिटी नहीं है, अगर एग्जाम ही नहीं देना पड़ता है ना, तो लोग ध्यान में रखेगा नहीं, लोग वो चीज़ को पढ़ेगा नहीं, ठीक है। इसलिए जो है एग्जाम लेना क्या नेसेसरी है। जैसे अभी जो है ये बीए का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो बीए का जब एग्जामिनेशन होता है ना, तो लोग जो है ना, अधिकतर लोग जो क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक, जब एग्जाम आता है ना, उस समय वो लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, 2 दिन 3 दिन के अंदर में जो उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अब तो एग्जाम निकाल ही लेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें उतना कठोर नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि आपको रेगुलर क्लास करना है। अगर रेगुलर क्लास करना रहता ना, तो रोज जाते लोग जो है रोज जाते क्लास करने के लिए, वैसे तो बताया गया नहीं है, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट बताया गया कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं की जांच करके आयोग उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे, ठीक है, मतलब बताया गया है कि विश्वविद्यालय की आर्थिक आवश्यकताओं को जांच करते हुए, ठीक है, उसको चुनते हुए क्या करना है, पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, उसको उस हिसाब से पैसा देने का प्रयास करेगा, ठीक है। साथ ही में यह जांच करेगा कि उस धन का सदुपयोग किया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए विद्यालय में अगर स्कूलों में पैसा दिया जा रहा है, सरकार अगर पैसा दे रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखा जाएगा कि वो जो विद्यालय है वो सही कार्य के लिए पैसा ले रहा है, ठीक है, मतलब वो कार्य का, वो पैसा का सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ बताया गया किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोग की सिफारिशें ना मानने पर उनकी आर्थिक सहायता बंद की जाएगी, कर दी जा सकती है। मतलब बताया गया कि मान लीजिए कोई विद्यालय है, कोई विश्वविद्यालय है, कोई विश्वविद्यालय में आयोग जो है उसको कुछ बोलता है, कुछ पैसे देता है कोई कार्य करने के लिए, अगर वो बात नहीं मानता है विश्वविद्यालय, तो उसका पैसा जो है वो कट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको आर्थिक सहायता मिलेगा नहीं। बताया जाता है कि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के विकास में सहायता देना भी आयोग का कर्तव्य है। और बोल रहा है कि प्रशिक्षण मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में भी सहायता देना जो है आयोग का क्या होता है, कर्तव्य होता है। बताया जाता है कि फिर से छठा पॉइंट बताया जाता है कि आयोग का दायित्व है कि सरकार द्वारा प्राप्त निधियों का विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुदान के रूप में वितरण करे, ठीक है, मतलब सरकार के द्वारा जितना भी चीज़ मिलता है, ठीक है, जो भी चीज़ें मिलती है उसको विश्वविद्यालय में अनुदानों के रूप में वितरण करना चाहिए, उसको बांटना चाहिए, ठीक है, विश्वविद्यालय में उसको क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपका दूसरा पॉइंट खत्म हुआ, ठीक है, कि ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था उसमें क्या क्या कर्तव्य था उसका। अब देखिए तीसरा जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, सेकेंडरी बोला है सेकेंडरी एजुकेशन वो, ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, तो सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि सन 1952 ईस्वी में डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा मीन्स सेकेंडरी एजुकेशन का जो है ना आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। और इस आयोग में जो है ना 1953 में जब ये आयोग बना था, ठीक है, तो 1953 ईस्वी में जो है ना इसमें कुछ सिफारिशें रखी गई, मतलब कुछ मांग रखा गया, ठीक है, ये आयोग का कुछ शर्तें रखा गया कि ये आयोग जब बनाया गया तो इसमें आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ क्या थी, तो वो चीज़ था कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो है ना 3 भाषाएं पढ़ाई जाए, विश्वविद्यालय स्तर पर जो है 3 भाषाएं जो है उसको पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि मातृभाषा, संघीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा, ठीक है, ये 3 नेसेसरी था। मातृभाषा पढ़ाना वहाँ का जो भी उसका मातृभाषा होगा, ठीक है, संघीय भाषा पढ़ाना, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा जो है ना नेसेसरी कर दिया गया था कि ये चीज़ आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना किया जाए, ठीक है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना किया जाए, ठीक है। फिर तीसरा में है प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के स्तरों में सुधार किया जाए, ठीक है, कि प्रयोगशालाएं, ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना कि प्रैक्टिकल किया जाए, ठीक है, तो प्रैक्टिकलों में जो है ना वो सुधार किया जाए, ठीक है, उसके साथ साथ पुस्तकालयों में, ठीक है, जहाँ पे लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है, उसमें सुधार किया जाए ताकि बच्चों का जो है मानसिक विकास जो है ना उससे हो सके, वहाँ पे लोग जाएँ उसको लाइव देखें ना, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ रियली में होता है, रियलिटी में होता है। आगे बताया गया है कि विद्यालय पाठ्यक्रम की अवधि 12 वर्ष से घट करके जो है 11 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, मतलब विद्यालय में जो है ना क्या किया गया कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट है जो है कोई भी सेशन है उसको 12 महीना पढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब 1 साल पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ देखिए बताया जाता है कि विद्यालय का पाठ्यक्रम मतलब जो सिलेबस होता है ना वो 12 साल तक चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उसको घटा करके जो है 11 साल कर दिया कि 11 साल में जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ 5वां पॉइंट बताया गया कि परीक्षा पद्धति में सुधार किया जाए तथा अध्यापकों के सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए, ठीक है, मतलब बताया गया कि परीक्षा पद्धति में मतलब एग्जामिनेशन का जो तरीका होता है उसमें सुधार किया जाए, ठीक है, और अध्यापकों पे भी जो है ना टीचरों पर भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उन लोग के मतलब कैसा वो पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, कैसा बच्चों को सेवा दे रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो था तीसरा जो है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या था, शर्त था, ठीक है, जो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर देखिए चौथा जो आपका है कठोरी शिक्षा आयोग, क्या है, कठोरी शिक्षा आयोग, मतलब देखिए अभी तक जितना पॉइंट हम लोग पढ़े ना वो पॉइंट में बस इतना ही बताया गया है कि किस प्रकार से जो है
स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट में जो है बताया गया है कि कठोरी शिक्षा आयोग। कठोरी शिक्षा आयोग क्या है? तो बताया गया कि सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर कठोरी ने क्या किया? डॉक्टर कठोरी की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। ठीक है, आयोग को जो है ना शिक्षा के सभी स्तरों के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा एवं साधारण सिद्धांतों व नीतियों को रूपरेखा बनाने का दायित्व सौंपा गया। ठीक है, अब इसमें प्रमुख शिक्षा शास्त्री एवं वैज्ञानिक की सहायता से आयोग ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया, जिसमें निम्नलिखित सिफारिश प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि 1964 ईस्वी में जो है ना कठोरी शिक्षा आयोग बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो है ना मतलब बहुत सारे शिक्षा के जो क्या होते हैं, शिक्षा शास्त्री होते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक जो होते हैं उसके सहायता से जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, कठोर शिक्षा आयोग का। ठीक है, जिसका सिफारिश जो है निम्नलिखित बताया गया है। ठीक है, क्या क्या था? तो शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, कि जितना शिक्षा का जितना भी स्तर है सब पे जो है ना सामान्य शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, ये इसमें बताया गया। दूसरा क्या बताया गया कि विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अभिन्न अंग बनाते हुए पठन पाठन और अनुसाधन पर बल दिया जाए। ठीक है, विज्ञान की शिक्षा को जो है ना विद्यालय शिक्षा के अभिन्न अंग मानते हुए पठन पाठन और अनुसाधन पर क्या करना चाहिए? बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा बताया गया कि त्रिभाषा फॉर्मूले में संशोधन किया जाने तथा सभी आधुनिक भाषाओं का शिक्षा के माध्यम में रूप में क्या करना चाहिए? राज्य की प्रशासनिक भाषाओं के रूप में विकास किया जाए। मतलब बताया गया है कि जो त्रिभाषा का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, जो स्कूलों में त्रिभाषा पढ़ाया जाता था, जैसे पहला क्या था कि मातृभाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी। ठीक है, तो ये तीन भाषाओं को छोड़ करके मतलब इसको ले करके जितने भी भाषाएं हैं, जो भी नेसेसरी होता है, ठीक है, जो भी नेसेसरी सब्जेक्ट है, सारे के सारे इसमें से पढ़ाया जाए। फिर बताया गया चौथा में कि हिंदी को संपूर्ण देश की संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, हिंदी को जो है ना संपूर्ण देश में जो है ना क्या किया जाए? संपर्क भाषा मतलब बातचीत का भाषा के रूप में इसको विकसित किया जाए। साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग जारी रहे। ठीक है, उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी जारी रखना है। ठीक है, मतलब इसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है इसको। ठीक है, फिर पांचवा बताया गया कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के तौर पर जो है ना क्या किया जाए? व्यावसायिक के रूप में मतलब कैसे व्यापार करेंगे हम, उस पे भी शिक्षा दिया जाए। ठीक है, लोगों को ये भी बताया जाए कि कैसे हम लोग को व्यापार करना है, क्योंकि देखिए आजकल अगर देखें ना तो बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है ना। ठीक है, कि नौकरी पाना जो है ना वो क्या है? असंभव हो चुका है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ करना पड़ेगा, हर चीज़ देख के चलना पड़ेगा, व्यापार भी जरूरी है ना। उसके साथ बताया गया कि शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। ठीक है, शिक्षा के सुविधाओं का क्या करना चाहिए? विस्तार किया जाना चाहिए तथा सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि सभी बच्चे जो हैं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या किया गया? भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के तौर तरीके में विकास किया गया, विस्तार किया गया, ताकि लोग जो है ना वो आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष की बात करें, बताया जाता है इस प्रकार स्वतंत्रता के उपरांत भारत में शिक्षा पद्धति एवं शिक्षा स्तर में सुधार के प्रयास निरंतर जारी रहे। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भी भारत में शिक्षा की पद्धति एवं शिक्षा के विस्तार में जो है ना क्या हुआ? सुधार का प्रयास जो है निरंतर जारी रहा। ठीक है, और सन 1964 ईस्वी तक जो है शिक्षा को एक सीमा तक निश्चित एवं उच्च स्तरीय स्वरूप प्रदान किया जाना संभव हो सका। ठीक है, और आगामी वर्षों में भी शिक्षा पद्धति को संशोधित एवं प्रकृत करने का प्रयास जारी रहे। ठीक है, और बताया गया कि आगामी वर्ष मतलब जो आने वाले साल हैं, अगर आगे आने वाले जो वर्ष हैं, ठीक है, उसमें भी शिक्षा का विकास में जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए होंगे।